अब थोड़ा सा विधायी प्रक्रिया देख लेते हैं कि संसद में किस तरीके से विधायी प्रक्रिया होती है। देखिए, आपको राज्य विधानमंडल का चैप्टर भी पढ़ना है और आपको संसद भी पढ़ना है। इन दोनों को कोशिश करना है कि एक साथ पढ़िए। इसीलिए जब मैं रिवीजन करवा रहा होता हूं तो इनको एक साथ ही पढ़ाता हूं, एक चैप्टर एक दिन, एक चैप्टर एक दिन, क्योंकि ऐसा करने से आपका बहुत ज्यादा समय बच जाता है। क्योंकि विधायी प्रक्रिया जो संसद के स्तर पर है, लगभग लगभग वैसी ही सारी चीजें राज्य के स्तर पर भी होती हैं। कुछ चीजों का अंतर होता है राज्य और संसद के अंदर। तो राज्य और संसद की, संसद और राज्य के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो एक अंतर तो यह होता है कि राज्य में विधानसभा हर मामले में सुपर पावरफुल होती है विधान परिषद के, जबकि संसद के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। यहां पर कभी लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, कुछ मामलों में राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, और अधिकतर मामलों में दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। संसद के स्तर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, राज्य के स्तर पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये मोटे मोटे दो अंतर आपको समझने हैं। संसद में और राज्य विधानमंडल में जो प्रमुख विधायी प्रक्रिया में जो अंतर है, बस यही अंतर है। इसके अलावा सारी की सारी चीजें वही हैं जो संसद में होती है। तो सबसे पहले अगर हम विधायी प्रक्रिया की बात करते हैं, विधायी प्रक्रिया का मतलब है कि भाई कानून बनाने की प्रक्रिया। आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में कि सरकार ने पास किया एक नया विधेयक, है ना, सरकार ने माता पिता भरण पोषण संशोधन अधिनियम बनाया। तो आप ये दो वर्ड सुनते हैं, एक विधेयक और एक अधिनियम, जिसको एक बिल बोला जाता है और एक को एक्ट। तो ये बिल क्या होता है और ये एक्ट क्या होता है, इस चीज को समझिए। मैं भी स्कूल में पढ़ता था उस टाइम, जब हम पॉलिटी पढ़ते थे ना, तो स्कूल के अंदर बेसिकली में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें उस टाइम इतना इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाता था। तो बिल लिखा था तो हम ऐसे ही खाना पूर्ति करके पढ़ा दिया जाता था। तो उस टाइम में एक गलत फहमी हमारे उस मन में ये बन गई थी कि बिल का मतलब ऐसा बिल जो जाकर के भरना पड़ता है। जैसे गांव में थे तो पानी का बिल और ये बिजली का बिल, ये सारा मैं खुद ही जाकर के शहर जाकर के भर करके आता था। तो मेरे को लगता था कि कोई सरकार का भी बिल होता है, वो उस तरीके से होता है। लेकिन ऐसा आपको धारणा नहीं बनानी है। बिल का मतलब विधेयक है जो सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत लेकर के आती है। इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। देखिए, संसद के दोनों सदनों में हम बात करते हैं, यह प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। तो कोई अलगाव नहीं है, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही जैसी प्रक्रिया चलती है किसी भी विधेयक को पास करने के लिए। ठीक है, संसद में जो पेश करने वाले विधेयक होते हैं उनको हम बोलते हैं दो तरीके के विधेयक, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये सरकारी विधेयक क्या है, गैर सरकारी विधेयक क्या है? तो संसद के दो तरीके के सदस्य होते हैं। तो संसद के सदस्यों को हम देखिए जी, संसद सदस्य जो है ना, इन संसद सदस्यों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सरकारी सदस्य, दूसरे जिसको हम बोलते हैं गैर सरकारी। अब आप कहोगे सर कि सरकारी कौन है? तो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो होते हैं सरकारी सदस्य, उनको कहा जाता है सरकारी। और गैर सरकारी वो होते हैं जो मंत्री नहीं है, ठीक है। यानी कि चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हों, चाहे वो विपक्षी पार्टी के सदस्य हों, चाहे वो निर्दलीय हों, कोई भी हो, जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी कहलाता है, जो मंत्री है वो सरकारी कहलाता है। ठीक है जी। तो अगर मंत्री कोई विधेयक पेश करेगा तो उसको कहा जाएगा सरकारी विधेयक। अगर साधारण सदस्य कोई विधेयक पेश करेगा तो उसको कहा जाएगा गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। अब इनमें प्रक्रिया दोनों में लगभग एक जैसी ही है, सेम ही तरीके की प्रक्रिया होती है पारित होने की। लेकिन इन दोनों विधेयकों में बहुत मोटा मोटा अंतर है, क्योंकि यहां से सवाल भी बनता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, एक मजेदार सी चीज बताता हूं। भारत में 1971 के बाद या 1970-71 के बाद से एक भी गैर सरकारी विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ है। यानी कि उस दौरान में ही जितने गैर सरकारी विधेयक पारित होने थे वो हो चुके,
अब एक भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये मत समझ लेना कि गैर सरकारी विधेयक ऐसे ही है। इसके 2-3 रीजन हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक तो मंत्री जो है वो सरकार का सदस्य है, तो ये माना जाता है कि वो सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो सरकार के लिए काम वो कर रहा है। वो विधेयक, वो कानून बनेगा, अगर वो लागू होगा, उसके कुछ फायदे होंगे तो सरकार को फायदा मिलेगा, सरकार की छवि अच्छी बनेगी। दूसरी तरफ अगर कोई गैर सरकारी विधेयक है जो कि एक निजी सदस्य के द्वारा लाया गया है, जो हो सकता है कि सरकार की जो बहुमत वाली पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसका सदस्य हो या ना हो, अगर उसने कोई विधेयक बनाया और वो पारित हो गया, तो इसका मतलब पूरे भारत में ये संदेश जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि देखो सरकार कितनी निकम्मी है, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज सरकार भूल गई। ये तो भला हो इस सदस्य का, फलाना फलाना सदस्य का, जिसने इस चीज के बारे में जान लड़ा दी और ये कानून बनवा दिया। ठीक है, तो सरकार की आलोचना हो जाएगी और जो गैर सरकारी निजी सदस्य है उसकी वाहवाही हो जाएगी चारों तरफ। तो अगली बार के इलेक्शन में वो सदस्य और उस सदस्य की जो पार्टी होगी उसको इसका एक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में हमेशा ये होता है कि जो भी बहुमत वाली पार्टी है, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, वो कभी भी गैर सरकारी विधेयकों को पास कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती है। वो मामला ऐसे चल रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, हर साल हर सत्र में कई गैर सरकारी विधेयक आते हैं। हर कोई निजी सदस्य आजकल ये कोशिश करता है कि वो कोई ना कोई एक विधेयक लेकर के आए, प्रेजेंट करे, हालांकि पास नहीं होता है, वो अलग बात है। ठीक है, और सरकारी वो पास होते हैं क्योंकि सरकार का पूरा समर्थन होता है और सरकार की छवि इसमें जुड़ी रहती है। अब इनके